हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल ऑफ मी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा ये इस वीडियो में है प्राचीन भारत का अगला टॉपिक। इससे पहले मेरा पहला टॉपिक डल चुका है जिसमें केवल कुल 50 प्रश्न थे और इसमें भी कुल 50 प्रश्न हैं। आप सभी को मैं पिछले वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए हम लोग बिना कुछ टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा प्रश्न नंबर 51 नंबर है। इससे पहले मैं 50 प्रश्न करा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि के अपनाया? किस राज्य के राजा ने देवपुत्र का उपाधि अपनाया? अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो बता सकते हैं। आप लोग आंसर जानते हैं तो बता सकते हैं किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कुषाण राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि अपनाया। कुषाण राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि अपनाया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर अगला क्वेश्चन मेरा है। 52 नंबर, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? अगर आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं। महासंघिक निकाय कहाँ विकास हुआ? तो महासंघिक निकाय हमारे वैशाली जिला, ऑप्शन नंबर ए, हमारे वैशाली जिला ऑप्शन नंबर ए में विकसित हुआ। महासंघिक निकाय भी वैशाली जिला में विकसित हुआ। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 53, कौन सा मिलान सही है? 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही है? जिसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। साक्य कपिलवस्तु, साक्य है और कपिलवस्तु, कोलिय रामग्राम, कालम अलाकप्पा, मल्लब कुशीनगर। तो चलिए अगर आप लोग आंसर जानते हो तो बता सकते हैं। चलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। साक्य कपिलवस्तु, कौन सा मिलान सही है? तो साक्य कपिलवस्तु का यहाँ मिलान बिल्कुल सही है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 54। नरभीड़ पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु के बनने के लिए सजा किसके निर्धारण की? नरभीड़ पत्नी और बच्चे को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो बता सकते हैं। नरभर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसके निर्धारण की? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। चाणक्य नरभीड़ पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसके निर्धारित की? तो चाणक्य की। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 55, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? 23वें जैन धर्म के तीर्थक जो किस जगह से संबंधित थे? तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वाराणसी से। 23वें जो जैन धर्म के जो तीर्थक थे वो वाराणसी जगह से संबंधित है, वाराणसी से। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 56। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्ति किए थे? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्ति किए थे? तो चलिए मेरा यहाँ विकल्प दिया हुआ है। अलारा कलाम, उद्दम रामपुत्र, मखली गोसला, निगांथा नाटापुत्र। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। वो दिया हुआ है, वो सब विकल्प में से दिया हुआ है ऑप्शन, उसी में से छांट के। यहाँ ऑप्शन मेरा है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी। अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर जानते हैं आप लोग आंसर तो बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के से पहले नियुक्त किए थे? तो मेरा टीचर का यहाँ विकल्प है, शिक्षक का अलारा कलामा, उद्दक रामपुत्र, मखली गोसला, निगांथा नाटापुत्र। और मेरा ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं और ये सभी। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन 57।
निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है। निम्नलिखित में से वेद है जो, उसमें से ऋग्वेद की कौन सी शाखा है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है। अगर आप लोग जानते तो कमेंट के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शाकल। शाकल जो है वो ऋग्वेद की एक शाखा है। शाकल जो है जो ऋग्वेद की एक शाखा है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो मेरा यहाँ पे चार ऑप्शन है। रुद्रदामन, मोगा, अजेस, नाहपान। रुद्रदामन, मोगा, अजेस, नाहपान। फिर से मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में किस शक का राजा का नाम दर्ज है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन बिल्कुल सही है। मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन बिल्कुल सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, 59 की तरफ। 59 नंबर मेरा क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो मेरे यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है मेरा कनिष्क, दूसरा नंबर ऑप्शन है मेरा वासुदेव, तीसरा नंबर ऑप्शन है कालाशोक, चौथा नंबर ऑप्शन है अशोक। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कनिष्क। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय शुरू हुआ? मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 60। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन 4 है, कुषाण, शक, मौर्य, गुप्त। यहाँ 4 काल का नाम दिया हुआ है, कुषाण, शक, मौर्य, गुप्त। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कुषाण। मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कुषाण। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो कुषाण काल का उन्नत समय था मथुरा के कला स्कूल का। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मोगा, बी नंबर ऑप्शन है रुद्रदामन, सी नंबर ऑप्शन है अजेस, डी नंबर ऑप्शन है घटोत्कच। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए मोगा बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो मोगा था। मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 62 की तरफ। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यवन जो कि ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है शक, सी नंबर ऑप्शन है कुषाण, डी नंबर ऑप्शन है हुक। तो स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? तो स्ट्रेट गोज की नियुक्ति यवन ने की। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 63। 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यमन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? मेरा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 63 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, निकेटर, मिनांडर। मैं फिर से ऑप्शन दोहराना चाहता हूँ। डेमेट्रियस, मेरा बी नंबर ऑप्शन है अलेक्जेंडर, सी नंबर ऑप्शन है सेल्यूकस, निकेटर और डी नंबर ऑप्शन है मिनांडर। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डेमेट्रियस। मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 64। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिंडार प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रसिद्ध जो थे इंडो ग्रीक के राजा मिंडार प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्रा। मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्रा। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो कि तक्षशिला है बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 65। कितना नंबर 65?
किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? वो थे ग्रीक राजदूत जो विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 है। मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, हीरोडोटस, फाहान। मेरा यहाँ ऑप्शन 4 है। ऑप्शन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, हेरोडोटस, फाहान। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर मैं बता दें तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हेलियोडोरस जो थे ग्रीक राजदूत, वो विष्णु के सम्मान में उनके स्तंभ बनवाया। ग्रीक राजदूत जो थे हेलियोडोरस ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। मेरा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर मेरा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा ये सब क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किया? सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी हुआ वो किस राज्य के राजा ने जारी किया? क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजा ने जारी किया? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 है, शक, यवन, गुप्त, मौर्य। शक, यवन, गुप्त, मौर्य। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यवन राज्य के राजा ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कहाँ के? यवन राज्य के राजा ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 कितना नंबर क्वेश्चन? 67। बृहत कथा की रचना किसने की? बृहत कथा जो है उसकी रचना कौन की है? बृहत जो एक कथा है उनकी रचना कौन की है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 है। बृहत कथा की रचना किसने की? तो गुना डच, स्वरवर्मन, पाणिनि, राधागुप्त। तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 है। गुना डच, स्वरवर्मन, पाणिनि, राधागुप्त। तो मेरा यहाँ ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुना ढय ने बृहत कथा की रचना की। ढय ने बृहत कथा की रचना की। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 68। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं के मालवा को वापस जीता? किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? तो मेरे यहाँ ऑप्शन 4 है, गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम, हाल, सिमुक। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? तो गौतमीपुत्र ऑप्शन नंबर ए है मेरा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और अब मेरा ऑप्शन नंबर बी है सातकर्णी प्रथम। मेरा ऑप्शन सी है हाल। मेरा ऑप्शन डी है सिमुक। अगर आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए, मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, मेरा ऑप्शन नंबर ए जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है, नासिक, जूनागढ़ ए और 2 दोनों, यानी कि नासिक, जूनागढ़ दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, नासिक बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? तो नासिक जो शिलालेख है वो सातवाहन काल से संबंधित है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 70। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन कितना है? 70। सातवाहन वंश के राजा, किस वंश के राजा? तो सातवाहन वंश के राजा किस राजा के गाथा सप्तशती की रचना की? सातवाहन वंश के जो राजा थे वो राजा ने गाथा सप्तकी की रचना की। वो किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 है। तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। मेरा पहला नंबर ऑप्शन है राजा हाल, दूसरा नंबर मेरा ऑप्शन है सिमुक, और तीसरा नंबर मेरा ऑप्शन है यहाँ यज्ञ श्री सातकर्णी। मेरा चौथा नंबर यहाँ ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो मेरा यहाँ ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। राजा हाल ने ही गाथा सप्तशती की रचना की। राजा हाल ने ही गाथा सप्तशती की रचना की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 71 अगला क्वेश्चन मेरा 71। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन 71।
किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? वो किस वंश के जो राजा थे जो ब्राह्मणों को, वो किस वंश के राजा थे जो ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दे दिए? तो वो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 है। मेरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कवन, सुंग, सातवाहन और मौर्य। मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सातवाहन वंश के राजा ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दे दिए। सातवाहन वंश के राजा जो थे वो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दे दिए। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 72। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 72। अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और 1/8 कर लगाने की जानकारी दी? अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने, यानी कि कोई क्षेत्र होगा जिसको करमुक्त बनाना है और कोई क्षेत्र होगा जहाँ 1/8 कर लगाने की जानकारी दी। किस शिलालेख में किस क्षेत्र को? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है लुम्बिनी, कुशीनगर, जूनागढ़, ब्राह्मू। मैं ऑप्शन फिर से दोहरा रहा हूँ, लुम्बिनी, कुशीनगर, जूनागढ़ और ब्राह्मू। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी बिल्कुल सही है। अशोक लुम्बिनी अभिलेख के क्षेत्र को करमुक्त बनाने और 1/8 कर लगाने की जानकारी दी। किस शिलालेख? तो लुम्बिनी अपने ही शिलालेख को। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 73। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 73। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो मेरे यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। मेरे पास यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ आंसर को। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित हो? तो यजुर्वेद ग्रंथ से संबंधित है, यजुर्वेद ग्रंथ से संबंधित है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 74। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलबीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? नीचे जो दिया गया है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलबीरा स्थल के संबंधित से सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? तो विशेषता नीचे दिया हुआ ढोलबीरा स्थल की। तो मेरे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके शहरों में क्षैतिज रूप से कोई भागों में विभाजित किया गया था। मेरा पहला नंबर ऑप्शन है इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया। और मेरा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दोहरा रहा हूँ। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता को ढोलबीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? तो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। मेरा ए नंबर जो ऑप्शन है इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। और बी नंबर ऑप्शन है इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। इसके जो शहर थे वो असमान रूप से विभाजित थे। किसका? ढोलबीरा का। और मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ढोलबीरा जो स्थल है उसके शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 75। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 75। तो चलिए देखते हैं मैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन 75। तो चलिए देखते हैं कौन से राज्य गौतम बुद्ध को जीवन से संबंधित थे? कौन से राज्य जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 है। मेरा यहाँ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, राज्य पहले दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है अवंती, गंधार, कौशल, मगध। यहाँ 4 राज्य का विकल्प दिया हुआ है जो जीवन से उनके गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो पहला है अवंती, गंधार, कौशल, मगध। और मेरा ऑप्शन देख लेते हैं, सही विकल्प चुनेंगे। हम लोग 4 ऑप्शन है मेरे पास।
1, 2 और 3, 2 और 4, और सी नंबर में 3 और 4। सी नंबर में कितना है? 3 और 4। और डी नंबर में है यहाँ पे 3, 1 और 4। तो मेरा यहाँ पे सी नंबर आंसर जो है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। तो ये 3 और 4 है सी नंबर में। तो देख लेते 3 और 4 फिर से कौन है। तो 3 है कोसल और मगध। जो कोसल और मगध राज्य है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। मेरा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 और 4 नंबर विकल्प दिया हुआ है। जो में पहला विकल्प है 3 में कोसल और दूसरा विकल्प है मगध, वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित राज्य है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 76। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 76, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, ऋग्वेदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 4 नीचे से कथन दिया हुआ है, जिसमें से कौन से कथन हमको असत्य चुनना है। तो मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, ये मेरा यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है, मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था। और बी नंबर ऑप्शन है कई अनाज की खेती। और सी नंबर जो ऑप्शन है कृषि आधारित समाज। और डी नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन है वेतन का किसका अधिवक्ता। फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वेतन के अधिवक्ता असत्य है। ऑप्शन नंबर डी वेतन की अधिवक्ता असत्य है। और बचा जो ऊपर वाले 3 ए, बी और सी, मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था है ऑप्शन नंबर ए, कई अनाज की खेती ऑप्शन नंबर बी, और सी नंबर ऑप्शन है कृषि आधारित समाज, जो कि बिल्कुल सत्य है। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को लेकर ये तीनों पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 77। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 77 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की संख्याओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। मेरा 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शाखा, चरण, रथ, यज्ञ। मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शाखा, चरण, रथ, यज्ञ। शाखा, चरण, रथ, यज्ञ। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, चरण, जो कि विद्यालय में सिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। जो कि चरण जो शब्द है वेदों का, जो विद्यालय में सिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक भाषा की प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। प्राकृतिक भाषा प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की। प्राकृतिक भाषा का व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी, बड़रुचि जो है बिल्कुल सही है। तो प्राकृत भाषा के व्याकरण और प्राकृत प्रकाश की रचना बड़रुचि ने की। किसने की, तो बड़रुचि ने की। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 79। मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कि असत्य है। तो मेगास्थनी के द्वारा यहाँ पे 4 कथन कहा गया है, जो कि ऑप्शन वाइज दिया हुआ है। तो मेगास्थनीज के द्वारा यहाँ दिया हुआ भारत के बारे में कथन, पहला नंबर कथन जो कि ऑप्शन में मैं पढ़ रहा हूँ, ए नंबर ऑप्शन है भारत में प्रचुर सोना, कहाँ, भारत में प्रचुर सोना, चांदी और तांबा लोहा है। भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। दूसरा नंबर मेगास्थनीज द्वारा जो कहा गया है, भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। और तीसरा नंबर जो मेगास्थनीज द्वारा कहा गया है, भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। भारत में क्या पड़ता है, अक्सर अकाल पड़ता है। वो किसके द्वारा कहा गया, तो मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहा गया। और चौथा नंबर जो मेगास्थनीज बोले, डायनोसियस
ने भारत पर आक्रमण किया? डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। तो इनमें से तो 3 बिल्कुल सही है और एक ही इसमें से चुनना है कि कौन गलत है। तो मेगास्थनीज द्वारा इन चारों ऑप्शन में से सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि असत्य है। यहाँ कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये असत्य बात बोले हैं। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये गलत है। भारत में अक्सर अकाल नहीं पड़ता है। और ये सही है कि भारत में प्रचुर सोना चांदी एवं तांबा लोहा है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। और डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 80। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? जो नीचे दिए हुए ऑप्शन में विद्वान लोग हैं, जो नीचे दिए हुए ऑप्शन में विद्वान लोग हैं, इनमें से कौन भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखा? तो ये ग्रीक विद्वान लोग सब है। तो पहला नंबर में यहाँ पे ऑप्शन है हीरोडोट्स और दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन है स्टेसियस और सी नंबर ऑप्शन है साइलैक्स और डी नंबर ऑप्शन हिप्पलस। डी नंबर ऑप्शन कौन है? हिप्पलस। तो मेरा यहाँ पे साइलैक्स जो थे विद्वान ग्रीक के, वो भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखे। साइलैक्स जो विद्वान थे वो भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखे। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 81। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 81। नार्वी वर्ष किस देश के ऐतिहासिक नाम है? नार्वी वर्ष किस देश के ऐतिहासिक नाम है? तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा देश है भारत, एक ऐतिहासिक नाम है। नार्वी वर्ष किस देश के ऐतिहासिक नाम है? तो भारत का। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित जो कथन दिया हुआ है उन पर पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर कथन है, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। अंडाल जो थी एक महिला संत थी, यानी कि साधु, जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। और दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्लाइकल अम्मयार शिव के भक्त थे। क्लाइकल जो अम्मयार थे जो शिव के भक्त थे, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। यहाँ पे 2 कथन दिया गया था। पहला नंबर कथन था, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है कराइल अम्मयार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, बी नंबर ऑप्शन है केवल 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी नंबर ऑप्शन है केवल इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया आंसर बताएं। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल सही है, वो दोनों कथनों सत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 83। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 83। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महात्मा नियुक्त किए थे? महामात्र नियुक्त किए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्र नियुक्त किए थे? तो यहाँ पे 4 राजा का नाम दिया हुआ है जो कि ऑप्शन वाइज है। जो यहाँ पे 4 राजा का नाम दिया हुआ है जो कि ऑप्शन वाइज है। तो यहाँ पे प्रथम जो राजा थे वो अशोक और द्वितीय जो राजा थे समुद्रगुप्त, तृतीय चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा जो हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अशोक जो थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अशोक बिल्कुल सही है। अशोक भारतीय राजा ने धर्म महामात्र का नियुक्त किए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 84। जैन धर्म के 22वें तीर्थक थे। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थक थे वो कौन थे? जैन धर्म के जो 22वें तीर्थक थे वो कौन थे? तो मेरा यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर। तो मेरा यहाँ पे जैन धर्म के 22वें जो तीर्थक थे अरिष्टनेमी बिल्कुल सही आंसर है। अरिष्टनेमी जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थक जो यहाँ पे बिल्कुल मेरा आंसर सही है, अरिष्टनेमी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 85।
मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? मातृनामा जो था वो किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? तो मेरे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मौर्य, गुप्त, सातवाहन और कण्व। मौर्य, गुप्त, सातवाहन और कण्व। मेरा क्वेश्चन नंबर है 85। जो क्वेश्चन कह रहा है मातृनामा किस वंश के शासकों के द्वारा शुरू किया गया था, तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मौर्य, गुप्त, सातवाहन, कण्व। मौर्य, गुप्त, सातवाहन, कण्व। तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर सी सातवाहन बिल्कुल सही है। मेरे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सातवाहन बिल्कुल सही है। तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा ही मातृनामा की शुरू किया गया। सातवाहन वंश के द्वारा ही मातृनामा का शुरू किया गया। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 86। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने के लिए कहा? तो मनु ने किनके लिए कहा? तो वो चोरी था। वो ब्राह्मण चोरी करते हैं तो उनको अधिक दंड देने को कहा। कौन कहा? तो मनु ने किस अपराध के लिए? तो चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ 87। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? यह विचार किसके थे? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है, मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य, व्यास। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है 87, वो राजाओं ब्राह्मणों को छोड़कर, राजाओं ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यानी कि ब्राह्मण का स्वामी नहीं है। ये कौन कहा था? ये कौन कहा था? तो चलिए मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गौतम ने कहे थे कि राजा जो है वो ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 88। किस चोल के राजा ने मालदीव को जीता? किस चोल के राजा ने मालदीव को जीता? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस चोल के राजा ने मालदीव को जीता? तो राजेंद्र चोल। किस चोल राजा ने? तो राजेंद्र चोल जो थे वो मालदीव को जीत लिए। राजेंद्र चोल जो थे, मेरा यहाँ बी नंबर ऑप्शन, जो मालदीव को जीत लिए। कौन राजा? राजेंद्र चोल। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 89। कल्पद्रुम की रचना किसने की? कल्पद्रुम की रचना किसने की? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कल्पद्रुम की रचना किसने की? कल्पद्रुम की रचना तो यहाँ पे मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कालिदास, लक्ष्मीधर, सर्वेश, सदल मिश्रा। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीधर बिल्कुल सही है। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। चलिए एक बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 90 की तरफ। अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के जो ब्राह्मणी शिलालेख है उसको सर्वप्रथम कौन पढ़ा? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, कॉर्निंघम। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, कॉर्निंघम। इनमें से कोई नहीं। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? वो जेम्स प्रिंसेप थे, जो अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा। अगला नंबर क्वेश्चन 91। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलन घाटी या हिमालय की घाटी। तो चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य बेलन की घाटी से प्राप्त हुआ। किस घाटी से? बेलन की घाटी से। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो था बेलन की घाटी। कौन सी घाटी? बेलन की घाटी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 92। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा जो वो स्थल है जिसको अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरा पहला नंबर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा नंबर ऑप्शन है लोथल, और तीसरा नंबर ऑप्शन है कालीबंगन, और चौथा नंबर ऑप्शन है भी लोथल। यानी कि बी और डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देख, मेरा 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है? तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कालीबंगन को अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है।
सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन स्थल को अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 93 की तरफ। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया? पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो पाली ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगंठना निपुत कहा गया। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत महावीर स्वामी जी को कहा गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ 94। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र राजा कहा गया था? तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन वाइज हम पढ़ रहे हैं। श्री गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है जो कह रहा है किस गुप्त राजाओं को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त बी नंबर जो कि ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी नंबर जो ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो मेरा यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है समुद्रगुप्त को बिल्कुल सही है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 95। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? मौर्य काल जो जब तक चला उसके दौरान राज्य के राजस्व की भूमि वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो मेरा यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है सन्निधात्री, प्रदेष्ट, संहर्ता, सेनापति। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है संहर्ता बिल्कुल सही है। मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मेरा 96 नंबर जो कि क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं आप। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी, गुप्त काल के दौरान जो कि स्वर्ण सिक्का में कमी आया और गुप्त काल के बाद जो सिक्कों में भी कमी आया, उसका क्या कारण था? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। माल सस्ता हो गया, बी नंबर ऑप्शन है स्वर्ण खनन को रोक दिया गया, सी नंबर मेरा यहाँ पे ऑप्शन है मंदी की अर्थव्यवस्था की गई और चौथा नंबर ऑप्शन है व्यापार में गिरावट। तो मेरा यहाँ पे चौथा नंबर जो ऑप्शन है डी नंबर जो कि व्यापार में गिरावट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ 97। निम्नलिखित में अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में अष्टम स्थान जो है वो कौन सा नहीं है? तो मेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लुम्बिनी, राजगिरी, कुशीनगर, तक्षशिला। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। अष्टमा स्थान तक्षशिला नहीं है, जो कि बाद बाकी जो बचा 3 ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। कुशीनगर, लुम्बिनी, राजगिरी जो अष्टमा स्थान के अंतर्गत आते हैं। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? जो तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई वो किसके शासनकाल में हुआ? तो मेरे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला नंबर जो ऑप्शन है अशोक वो बिल्कुल सही है। तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुआ। चलिए बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ 99। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ही ज्ञान प्राप्त हो गया। 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। और चलिए बढ़ते इस पार्ट का लास्ट नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? तो जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम थे वो राहुल है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था वो राहुल था। चलिए तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के तरह अगला भी वीडियो आएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो सही है या नहीं। चलिए धन्यवाद।